ओके, तो आज के सेशन में हम लोगों को फोटोसिंथेसिस हाँ स्टार्ट करना है, बट उसके पहले दो टॉपिक है ना, तो वो भी हो जाएंगे, भी बहुत छोटे से हैं, 10 मिनट में हो जाएंगे। तो क्या क्या देखना हम लोगों को, एक तो एम्फीबोलिक पाथवे क्या होता है ये हम देखेंगे। के साथ ही साथ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है ये हम देखेंगे। और इसके बाद आज हम लोग यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। हाँ, स्टार्ट करें। क्यों, मजा नहीं आ रहा क्या पढ़ने में? हाँ, अभी प्लान सारा कंप्लीट करेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे जो भी है। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ये सारा देखना है हमें पहले। ओके, चलो। तो अभी देखिए बेटा, यहाँ पे जैसे कि क्या चीज, लास्ट लेक्चर में रेस्पिरेशन इन प्लांट से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे आज। एम्फीबोलिक पाथवे के साथ आरक्यू वैल्यू क्या होता है ये हम देखेंगे। फाइनली ये होने के बाद फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन जो है ये देखेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा आवाज आ रहा है? बोर्ड साइन तो नहीं कर रहा है? सारी चीजें ओके है? चैताली, बाकी लोग रिस्पॉन्स करेंगे? क्लास ज्वाइन कर गए सभी लोग? चलो, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले किए। और एम्फीबोलिक पाथवे क्या होता है सबसे पहले हम ये देखेंगे। ओके, तो एम्फीबोलिक पाथवे, इसका मीनिंग क्या है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा इसे जानने के लिए हम लोगों ने अब तक के जो भी पोर्शन का स्टडी किए हैं वो हम समझेंगे। तो उसमें पहली चीज तो देखिए, क्या चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, क्या चीज बेटा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है हमारे पास क्या क्या है बताइए। पहली चीज तो कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज, ठीक है। उससे हम कॉमन टर्म में हम देखेंगे, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। यदि कार्बोहाइड्रेट्स है तो ठीक है, लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है तो हमारा बॉडी अल्टरनेटिव सोर्स जो है एनर्जी का यूज करेगा, फैट। और यदि ये भी नहीं रहा तो लास्ट में फिर हमारा बॉडी जो है प्रोटीन को यूज करता है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे पहले, यदि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो ये सिंपल शुगर मींस ग्लूकोज के फॉर्म में सबसे पहले इसका कन्वर्सन होता है। बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ पे काम करते हैं बेटा, जैसे यदि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम किए हैं तो। ओके, प्लांट में भी ऐसे ही होता है, कॉम्प्लेक्स जो है कार्बोहाइड्रेट उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर यहाँ पे कुछ स्टेप्स यहाँ पे ऐसी होंगी कि जिसमें फाइनली जो 6 कार्बन शुगर है, 3 कार्बन शुगर DHAP में और PGAL फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड इसमें कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे स्टेप वाइज मैकेनिज्म होती है और अल्टीमेटली आगे चल के यहाँ पे पायरुविक एसिड बनेगा। इसके बाद एक लिंक रिएक्शन होता है, और जो लिंक रिएक्शन होती है पायरुविक एसिड का कन्वर्सन हो जाता है एसिटिल को ए में, और यहाँ पे स्टार्ट होता है TCA साइकिल। बीच में यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये तो एक प्रोसेस हो गया। कब, जब यदि हमारे पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है तब। यदि कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फैट जो है विद द हेल्प ऑफ लाइपेज एंजाइम, ठीक है, लिपिड का ब्रेकडाउन होता है, जिसमें सबसे पहले ये कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में, और फैटी एसिड के साथ ही साथ ये ग्लिसरॉल बनाता है। तो ग्लिसरॉल तो डायरेक्टली यहाँ से इंटर कर जाता है हमारे सेम ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में, जिससे फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फैटी एसिड यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है ये डायरेक्टली इसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है, और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के बाद फाइनली ये पहुंच जाता है एसिटिल को ए में।
इससे एसिटिल कोए बन गया। प्रोटीन जो है यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसे प्रोटीएज कहते हैं। प्रोटीएज एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होगा, और ये अमाइनो एसिड आगे चल के डायरेक्टली या तो पायरुविक एसिड बना देगा या तो एसिटिल कोए बना देगा, या तो ये अल्फा एसिड भी बन सकता है। ओके, तो ये तो हुआ ऐसे कि जब यहाँ पे किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन करना है तो उस टाइम पे मैकेनिज्म काम करेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि सेल को नीड है तो यहाँ पे जो भी इंटरमीडिएट यहाँ पे जो फॉर्म हुए हैं वो किसी और मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे सक्सिनिल को ए एक प्रिकर्सर होता है जिससे क्या फॉर्म होता है बेटा, क्लोरोफिल। या फिर ये जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड आप जो देख, ये आगे चल के ग्लूटामेट बनाएगा जो आगे चल के ग्लूटामाइन फॉर्म कर सकता है, और यही आगे चल के कोई भी एक अमाइनो एसिड, और उस अमाइनो एसिड से फाइनली लास्ट में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सकता है। एसिटिल को ए से भी बेटा प्रोटीन बन सकता है। इस एसिटिल को से डायरेक्टली फैट का फॉर्मेशन भी हो सकता है। ये ग्लाइकोलाइसिस रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस भी हो सकती है, और एक कॉम्प्लेक्स शुगर भी फॉर्म हो सकता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो प्रोसेस जो हो रहा है उसमें ब्रेकडाउन और बिल्डअप रिएक्शन दोनों भी होंगी, बट मेन यहाँ पे एम्फिबोलिक पाथवे में जो एनाबॉलिज्म वाले जो रिएक्शन हम देखेंगे तो उसमें टीसीए वाले जो इंटरमीडिएट या टीसीए साइकिल के जो कंपाउंड है वो यूज होते हैं। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो एम्फिबोलिक पाथवे में क्या होता है पहले तो आप ये समझ लो। तो एम्फिबोलिक पाथवे मींस यदि हम लोगों ने इसके पहले एक बायोकेमिकल रिएक्शन का जो स्टडी किए थे, तो बायोकेमिकल रिएक्शन जो है इसमें एक तो कैटाबॉलिज्म भी होगा और एनाबॉलिज्म भी होगा। और एनाबॉलिज्म जो होता है जिसमें स्मॉल कंपाउंड आपस में ज्वाइन होते हैं, बिल्डअप होते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है सिंपल फॉर्म में। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा पाथवे है जिसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों भी होता है, इसलिए इसको हम कॉमन टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिसे कहते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। क्या कहते हैं इसे? एम्फीबोलिक पाथवे। ये इस पोर्शन का कंसेप्ट है, और यही सारा कुछ एनसीईआरटी की थ्योरी में भी दिया हुआ है। ठीक है, और ये सारा फ्लो डायग्राम जो है आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, तो आप वहां से ही रिफर करेंगे। राइटिंग के लिए मैं भी आपको टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ही एक बार ये जो डायग्राम दिख रहा है कुछ एक्स्ट्रा आपको मैंने यहाँ पे समझाया हूँ, तो आप वहां पे पेंसिल मार्क कर दीजिए। ठीक है, और एक बार देख लीजिए, कुछ नहीं समझता है तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद आरक्यू वैल्यू क्या होता है वो हम देखेंगे। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जल्दी से देख लो बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग चेक कर लो। बोर्ड बेटा ब्लर नहीं है अदिति, रिज्वाइन करो, मेरे पास एकदम क्लियर और परफेक्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि इससे बेस्ट क्वालिटी नहीं हो सकती। अदिति बेटा आप कौन सी बैच से हो और कौन सी जगह से हो? ब्रांच नेम बताओ आपका। नागपुर से हो या नागपुर के बाहर से हो? अदिति रिस्पॉन्स करो जल्दी से। अमाइनो एसिड का रिपीट करना है? ठीक है बेटा, अमाइनो एसिड रिपीट कर देता हूँ। अदिति दिखाई दे रहा है बोर्ड? अभी प्रॉपरली देखो, एक बार ज्वाइन करके देखो तो बेटा। अदिति, प्रोटीन से अमाइनो एसिड बना जो पायरुविक एसिड और एसिटिल कोए बना सकता है, यही एसिटिल कोए वापस से अमाइनो एसिड बन के फिर से प्रोटीन भी फॉर्म हो सकता है। यह है बेटा रेली। वहां पर समझ गया बेटा रेली? ओके, और किसी को कुछ नहीं समझा होगा तो पूछ लो। चलो हो गया, जल्दी से आरक्यू वैल्यू देखेंगे। फोटोसिंथेसिस जो है वो हमें स्टार्ट करना है। आरक्यू वैल्यू, आरक्यू मींस रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, ये क्या होता है? ठीक है, तो देखिए बेटा आरक्यू वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि जब
क्या चीज, यदि कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ये जो आप देख रहे हो इसको तोड़ना है, इसको ब्रेक करना है, तो इसे ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, जिसके लिए ऑक्सीजन वहां पे रिक्वायर्ड होती है। तो कितना ऑक्सीजन यहाँ पे रिक्वायर्ड हुआ, और उसके बाद फाइनली जब उसको ब्रेक किया जाएगा तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होंगी, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर इवॉल्व हुआ, इस रेशियो को आरक्यू कहते हैं, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। तो इसे यदि हम समझे तो आरक्यू वैल्यू जैसे कि क्या कह सकते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे समझा रहा हूँ, यदि कोई नोट कर रहा होगा तो नोट कर सकता है। तो आर क्यू मीन्स होता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कंज्यूम हुआ, और ऑब्वियसली जब कंज्यूम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वहां से रिलीज होगा, इवॉल्व होगा। तो कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इवॉल्व हुआ, इस रेशियो को कहते हैं आर क्यू, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। जैसे हम कुछ प्रॉफिट और लॉस देखते हैं ना, या फिर हम कोई एग्जाम दिए तो टोटल मार्क्स कितने थे, उसमें से आपको कितना मिला, मल्टीप्लाई 100, एक एग्रीगेट उसका परसेंटेज हम निकालते हैं। तो एज इट इज सेम कंसेप्ट है। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलती करते हैं मालूम है, ऑक्सीजन नीचे आएगा कि CO2 ऊपर आएगा, ऑक्सीजन कंज्यूम होता है या रिलीज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है और ये याद नहीं रहता है। पहली चीज, आपके साथ भी हो सकता है ये। ठीक है, दूसरा ये है बेटा कि एग्जाम में हम लोगों को आरक्यू वैल्यू पूछी जाती है, कार्बोहाइड्रेट की कितनी है, प्रोटीन की कितनी है, और लिपिड की कितनी है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। तो हमेशा देखना बेटा, कार्बोहाइड्रेट और स्पेशली ग्लूकोज की हम बात करें तो इसका जो आरक्यू वैल्यू जो रहेगा वो हमेशा 1 रहता है। कार्बोहाइड्रेट का जो आरक्यू है वो कितना रहेगा बेटा, 1 के इक्वल रहेगा, 1 होता है। फैट का हमेशा आरक्यू वैल्यू जो है 0.7 होता है, और प्रोटीन का जो आरक्यू होता है ये 0.9 होता है। ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होगा। क्या रीजन है, थोड़ी देर के बाद देखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, जनरली स्टूडेंट को कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू वैल्यू याद रहता है, और हमेशा स्टूडेंट फैट और प्रोटीन के आरक्यू वैल्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका 0.7 था और किसका 0.9 था, और कभी कभी फैट को 0.9 और प्रोटीन को 0.7 मार्क करके गलती कर जाते हैं। तो सेकंड चीज हमको ये भी यहाँ पे याद रखने वाला पार्ट है। ओके, इसके अलावा कुछ चीजें एनसीईआरटी ने नहीं दी है, जैसे ऑर्गेनिक एसिड का आरक्यू वैल्यू, यदि एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन हो रहा है तो उसका आरक्यू वैल्यू, या फिर जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं जैसे सक्सिलेंट प्लांट जो है उसका आरक्यू वैल्यू क्या होगा। तो ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, 1% चांस है पूछा जा सकता है। तो 1% में मैं आपको एक्स्ट्रा 2% पोर्शन यहाँ का ये वाला आरक्यू पोर्शन समझा देता हूँ। ठीक है, लेकिन पहले हम इस कंसेप्ट को याद रखने का ट्रिक समझेंगे कि कैसे हम याद रख सकते हैं। तो हमेशा देखना बेटा, जो टोटल होता है वो हमेशा नीचे जाता है, और उसके बाद जो ऑप्टेन होता है वो हमेशा ऊपर रखते हैं। तो टोटल मीन्स एक ग्लूकोज हमने लिए, उसको तोड़ने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो टोटल हमने ऑक्सीजन लिए, बट ग्लूकोज तोड़ने के बाद जो बनेगा या जो मिलेगा, जो ऑप्टेन होगा वो क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका वैल्यू हमेशा ऊपर में रहता है। तो टोटल मीन्स ऑक्सीजन जो कि कंज्यूम हो रहा है। क्यों कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि इस ग्लूकोज को तोड़ना है तो कंज्यूम यूज हो रहा है ना, और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद जो इवॉल्व हुआ, जो रिलीज हुआ, वो क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग C6H12O6 को तोड़ने के लिए 6O2 यूज करते हैं, तब जाके यहाँ पे 6CO2 और 6H2O ऐसे आता है क्या, ऐसे आता है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, क्या इवॉल्व हुआ और ये क्या कंज्यूम। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि इस ग्लाइकोलाइसिस में 6CO2 जो है ये बाहर आए, और उसके लिए 6 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, और टोटल कैलकुलेशन 1 हो जाए। तो ऐसा जो है बेटा, कार्बोहाइड्रेट के आरक्यू वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। यही चीज हम लोग यदि फैट की बात करें तो उसमें आता है ट्राइपोमिटिन, और ट्राइपोमिटिन के लिए हमें उसको तोड़ना है, तो जितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है उतना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। उसका जो कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाता है, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में भी यहाँ पे जो है मेंशन किया हुआ है। ठीक है,
तो ट्राइपोमिटिन को लेकर के यहाँ पे समझाया है कि जो फॉर्मूला है क्या है बेटा, C51H98O6 ट्वाइस लिया हुआ है, ठीक है, ये ट्राइपोमिटिन का फॉर्मूला है। ठीक, तो इसमें ऑक्सीजन जो कंज्यूम हो रहे हैं वो कितना हो रहा है बेटा, 145, लेकिन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 102। समझ गए? तो इसकी वजह से यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब इक्वलिटी नहीं आएंगी, तो फाइनली आप कैलकुलेट करोगे तो इसलिए यहाँ पे इसका जो वैल्यू आता है वो कितना आएगा, 0.7। तो एक काम करते हैं, फैट वाला भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जो भी हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमने देखे, ठीक है, तो इसमें और फाइनली लास्ट में हम प्रोटीन की बात करेंगे, तो जो प्रोटीन रहेगा उसका कितना आएगा, 0.9। अब देखो याद कैसे रखेंगे, ये वाला याद हो गया, याद हो गया, नीचे बेस में क्या आएगा, जो कंज्यूम हो रहा है, सर ये वन ग्लूकोज का वन होता है, कार्बोहाइड्रेट भी बोला या वो ग्लूकोज भी बोला तो वन होगा, कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले लो फिर आप, ठीक है। इसके बाद फैट और प्रोटीन, इसको बेटा याद कर लो आप, कैलकुलेशन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, एनसीईआरटी ने कैलकुलेशन जो दिया है ट्राइपोमिटिन वाला, तो एक तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, कितना है, C51, फिर उसके बाद H98 और O6। जब इसको हमें तोड़ना है तो इसको तोड़ने के लिए कितना बेटा, 145 ऑक्सीजन चाहिए, जिसमें से 102 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, जिसका कैलकुलेशन 0.7 होगा। ये थोड़ा सा याद करना है, ठीक। अब इतना कॉम्प्लिकेशन में बहुत ही कम पूछा जाता है, जनरली ये जो वैल्यू है ये पूछी जाती है। तो ये वैल्यू की हम बात करें तो देखो बेटा, यदि हम प्रोटीन का पी हम ऐसा लिखते हैं तो उसको उल्टा कर दो, 0.9 लगा लो, और फैट का एफ ऐसा लिख रहे हैं तो उसको उल्टा करके 7 लिख दो, पॉइंट में आता है, ये हम जानते हैं। तो ये आपको याद हो गया, अब आप भूलोगे नहीं कि प्रोटीन में कितना आएगा और फैट में कितना आएगा। समझ गए? ये बेस्ट ट्रिक है, क्योंकि स्टूडेंट को यहाँ पे गलती करते हुए और भूलते हुए मैंने देखा हूँ, इसलिए मैंने उनको ये ट्रिक प्रोवाइड किया। जब उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी तो आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही ये समझा दे रहा हूँ। तो आपको कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है और आप उससे शेयर करेंगे तो उसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे, और रिसर्च करके आपको कैसे बेटर अंडरस्टैंड हो उस पर हम वर्क करेंगे, ठीक है। अब ये है बेटा कि देखो, बहुत सारी जगह पे हम ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन हर जगह पे ट्रिक नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। तो रिवीजन से ही याद होता है, और कुछ थ्योरी ऐसी होती है कि वो बायोलॉजी है तो हम भूल भी जाते हैं, भूलना पॉसिबल है। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि वो हम उसके टच में रहे और उसको हम रिवाइज करते रहे। तो मैं आपको सारी जिंदगी याद रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 2 साल बार बार रिवाइज करके याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, है कि नहीं। तो इतना तो आप कर सकते हो बेटा, सिर्फ 2 साल, उसके बाद तो फिर टेंशन फ्री नीट आप क्वालिफाई हो जाओगे। ओके, समझे? बहुत आसान है बेटा, कोई टफ नहीं है। आप जब एग्जाम देने जाओगे ना, आपको क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा लगेगा ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये इसका आंसर ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है, अब क्या लगा है। तो ऐसा होता है। तो वो कंफ्यूजन कब होता है, जब हमारा जो प्रॉपर प्रिपरेशन और रिवीजन नहीं होता, उस टाइम पे होता है। लेकिन आप अभी से सही तरह से यदि प्रिपेयर रहोगे, स्टडी अच्छे से करोगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ गए? ठीक है। तो ये था आपका आरक्यू वैल्यू। अब देखो यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे यदि मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन कहता हूँ, ठीक है, क्या चीज, यदि मैं यहाँ पे इसको बॉक्स बना दे रहा हूँ बेटा अलग अलग, क्योंकि जो भी मैंने पार्ट जहां जहाँ पे समझाया हूँ उसका आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा। ओके, अभी देखिए यहाँ पे यदि रेस्पिरेशन एनएरोबिक है या फिर फर्मेंटेशन की हम बात करें, तो इसका आरक्यू कितना होना चाहिए, आप ही बताइए मुझे। कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम होगा? हेलो, एनारोबिक है ना, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? हाँ, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और यदि एक भी बनता है तो इसका वैल्यू कितना आएगा? आएगा। तो ये जरूरी है कि एनसीईआरटी मेंशन करे वहां पर? नहीं, बट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? सक्सिलेंट प्लांट जो होते हैं बेटा, जेरोफाइट एक्वाटिक प्लांट जो होते हैं,
सक्सेलेंट प्लांट की हम बात करें तो इसमें उल्टा कैलकुलेशन होता है बेटा। ऑक्सीजन तो आएगा बट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती उसमें। इसका वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। ओके। ऑर्गेनिक एसिड जो है ये याद रख लो कैसे आता है, उतना बुद्धि नहीं लगाना अपनी, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन कभी नहीं पूछा जाता। ऑर्गेनिक एसिड की हम बात करें, जैसे सिट्रिक एसिड कह लो, सक्सिनिक एसिड कह लो, मैलिक एसिड कह लो, ये सब ऑर्गेनिक एसिड है। तो हमेशा इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा मोर देन 1। बस इतना याद रखना है, चैप्टर खत्म होता है। 2 से 3 क्वेश्चन पूछूंगा, जल्दी से आंसर देंगे और फिर हम फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, अब आप नोट कर सकते हो सारे पॉइंट्स जल्दी से। ऑनलाइन स्टूडेंट कर दे रहा हूँ। तो फाइनली बेटा आपका ये जो पोर्शन है ये कंप्लीट होता है और आज हम लोग यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस पूछ लो पहले। पीटीएस पढ़ा दिया ना? रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ना, देख लो उसमें से। कल नहीं थे क्या आप? कल थे कि नहीं थे? कल थे? ठीक है, करा दे रहा हूँ, रिवाइज करा दे रहा हूँ। चलो कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ आप लोगों से। ऐसा प्लान तो नहीं है ना कि आज सर फोटोसिंथेसिस को चालू करने नहीं देंगे हम, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? करना आज ही है बेटा, हम चैप्टर आज ही स्टार्ट करेंगे। एनी हाउ कुछ भी हो जाए, प्लानिंग करके नहीं आया करो। हाँ ठीक है। ईटीएस एक बार रिवाइज करवा दूंगा मैं, थोड़ी देर में रिवाइज करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे मैं, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन है बेटा, द टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इन सेलुलर रेस्पिरेशन as a result of complete oxidation of one glucose molecule. Option A 6, option B 3, option C 5, option D 4। हाँ क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आंसर डायरेक्ट नहीं देंगे, हैंड रेज करना है। क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद बीच में क्वेश्चन नहीं करना आपको, यदि कुछ पूछना है तो सिर्फ हैंड रेज करो। ठीक है, मुझे ये मालूम होना चाहिए कि कितने लोगों को इसका आंसर आया, ये तो आपने दे दिया तो बाकी लोग वहाँ वही आंसर कॉपी कर लेंगे। ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। द टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इन सेलुलर रेस्पिरेशन as a result of complete oxidation of one glucose molecule is option 1 6, option B 3, option C 5, option D 4। हैंड रेस करेंगे कितने लोगों को आंसर आया है? अरे किसी को भी नहीं आया? 1 2 3, अरे इतना सा नहीं, इतना ही आया क्या कि इतना आया? हाँ एक, 1%, 2 3 4, बाकी लोग 5। आपको ऐसा डर तो नहीं लग रहा हैंड रेस कर दियो सर हमसे ही पूछ लेंगे, ऐसा तो नहीं है? यार कॉन्फिडेंट तो रखो। बाकी लोगों को नहीं समझा? कितना आ रहा है? कितना आ रहा? कितना आ रहा? अब तो सब बोलेंगे 2 3 4 5 6 7। मुझे ये बताओ कितनी जगह पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हो रहा है? कितनी, कितने पॉइंट पे हो रहा है बताओ पहले। पहले ये बताओ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता क्या, पहले तो ये बताओ। यार आप लोग रिवाइज करके नहीं आए फिर इसका मतलब, इधर मैंने पढ़ा दिया, मेरे तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपके इससे नहीं हुआ है ना? कितने पॉइंट पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता क्या, पहले तो ये बताओ। हाँ हाँ गुड। और कोई? बताओ बेटा, बेटा प्रहलाद बताओ। हाँ हाँ कहाँ कहाँ पर? हाँ
हाँ हाँ, कितने होंगे टोटल? कंप्लीट जब हो रहा है, एक 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बोला है, कितना होगा? क्वेश्चन सुने नहीं आपने? 6 आएगा ना? समझा बाकी लोगों को? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन मींस डायरेक्ट एटीपी का सिंथेसिस, और डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस 3 पॉइंट पे हो रहा है। एक जीटीपी से भी एटीपी बनता है, वो भी कैलकुलेट होगा, और ग्लाइकोलाइसिस में 2 जगह हो रहा है। और 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से यदि हम देखें तो कंप्लीटली जब कन्वर्ट होगा तो पायरुवेट आगे चल के डबल इसमें भी जा रहा है, तो ऐसे 6 एटीपी बनेंगे। और यही क्वेश्चन है, समझे? क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं ये। एक ओनली हमारा रेस्पिरेशन एक ऐसा चैप्टर है जहां पे ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और एग्जाम में आपको ऐसा नहीं है कि वो आपके मतलब कितना आप में रटने का कैपेसिटी वो देखना चाह रहा है, ठीक है। इस बार का मेरे लेक्चर अपलोड है, वैसे मैंने जो 2020 का जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस लिया था, तो उसमें किस टाइप की अप्रोच जो है वो पूछी गई थी, वो सारी चीजें मैंने मेंशन किया हूँ वहां पे। एनालिटिकल अप्रोच, रीजनिंग, हाई ऑर्डर थिंकिंग, उसके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपका मेमोरी जो पावर है उसको चेक करने के लिए, तो वहां पे मैंने एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस किया था कि बेटा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से वो आपका कौन सा लेवल चेक करना चाहता है, ठीक है। आप एक डॉक्टर बन रहे हो तो डॉक्टर आप सिर्फ इसलिए नहीं बन जाओगे कि आप एनसीईआरटी को रट सकते हो, समझे? आप एक डॉक्टर बन रहे हो, कोई एक पेशेंट यहाँ पे आया है आपके सामने और वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, तो आपका वहां पे एक डिसीजन जो होता है वो कैसा होना चाहिए उस टाइम पे उसको बचाने के लिए, वो भी तो चेक करेगा ना आपको, तभी तो आपको डॉक्टर बनाएगा। ये सब मैंने एनालिसिस में जो है समझाया हूँ बेटा, ठीक है। 2020 का जब पेपर हुआ था ना, उसके बाद जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों का लेक्चर लिया था, और उसमें उन लोगों को समझाया था मैंने कि आप जो डॉक्टर हो, क्योंकि बेटा आपको मशीन के साथ खेलना नहीं है, क्योंकि मशीन बिगड़ी तो दूसरी बन जाएगी। इंसान की लाइफ एक बार चली गई तो वो वापस नहीं आएगी। तो क्या अब भी आपको लगता है आप डॉक्टर बनने लायक हो? क्या अब भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हम उसके लिए सही मायने में सही तरह से स्टडी कर रहे हैं? यदि आंसर आता है यस, तो आप आगे बढ़ो। आंसर नहीं आता तो बेटा आपको उस तरह से बनना पड़ेगा, रेडी हो जाओ, समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा आप लोग आंसर देते रहो बेटा, मैं बाद में चैट में देख लूंगा कितने लोगों का आंसर आया था। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंबर ऑफ रेड्यूस कोएंजाइम प्रोड्यूस इन 3 टर्न ऑफ क्रेब साइकिल। 3 टर्न ऑफ क्रेब साइकिल में नंबर ऑफ रेड्यूस कोएंजाइम कितने प्रोड्यूस होंगे? 2, 24, 12, 1। यार फिर से वही बात हो गई, हैंड रेस करना पड़ता है, नहीं तो कॉपी पेस्ट हो जाता है। देखो 2 लोगों को आंसर आया है, 3 लोगों को आया है, 4 को आया है, बस खत्म। क्वेश्चन रिपीट करूं? नंबर ऑफ कोएंजाइम रेड्यूस्ड इन 3 टर्न ऑफ क्रेब साइकिल। हाँ, ऑप्शन छोड़ दो, अब खुद से लगाओ ऑप्शन। अब बिना ऑप्शन दिए आंसर आना चाहिए, ओके। डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, सिर्फ हैंड रेस करके रखो, मुझे मालूम होना चाहिए कितने लोगों को आया। उसके बाद फिर आपके नाम भी याद होंगे ना कि हाँ ये स्टूडेंट था, ऐसा माइंड में पिक्चर सेट होती है उसकी, ठीक है। ओनली 4 लोगों का। आपका नाम क्या है बेटा? हाँ, यार समझ में नहीं आ रहा, वो मार्क्स निकाल के बोलो नहीं तो। मंदर, हाँ गुड, याद आ गया। मंदार, मंदर या मंदार? मंदार ना? हाँ, ओके ठीक है। मुझे ऐसा लगा आप भंडारा ब्रांच से हो, यहीं से हो? नहीं, आपके बीच में क्वेश्चंस भी आते थे, ओके। तो क्वेश्चन ये है, कोएंजाइम, कोएंजाइम मींस एनएडी से NADH2 बनता है, एफएडी से FADH2 बनता है, तो उसे कोएंजाइम कहते हैं, ठीक है। और ये कोएंजाइम जब रेड्यूस हो रहे हैं तो कितने पॉइंट पे हो रहे हैं? तो हम शुरुआत से देखेंगे तो बहुत सारी जगह होता है, लेकिन सिर्फ TCA साइकिल हम अंदर की बात कर रहे हैं, वहां पे स्टार्टिंग फ्रॉम एसिटिल को ये नहीं कहा है, हम सिट्रिक एसिड से देखते हैं। तो NADH 3 जगह पे हो रहा है और एक जगह पे FADH हो रहा है, और उस साइकिल को हम 3 बार टर्न कर दे तो कितना होगा? 4 × 3। आंसर क्या आएगा? है सिंपल बेटा, अपना जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको बढ़ाना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, समझे? यहाँ पे आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने एनसीईआरटी कितना रटे हैं,
ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद सही में समझती है या नहीं समझती है, आपका अंडरस्टैंडिंग पावर जो है वो कैसा है। ठीक है, आप रटने वाली प्रवृत्ति से बिलोंग करते हो या समझने वाली प्रवृत्ति से बिलोंग करते हैं, ये चेक करेगा इस टाइप का क्वेश्चन। समझ गए? और यही एक चैप्टर ऐसा है जिसमें समझने वाला है। ठीक है, परेटो प्रिंसिपल बता रहा था लास्ट टाइम में आपको, 80-20 का रेशियो होता है हमेशा। ठीक है, 80-20 रेशियो मीन्स ऐसा है कि दुनिया तमाम 20% लोग जो है वो, यदि आप देखोगे तो वो सबसे रिच है, और 80% लोग जो है नॉर्मल है। दुनिया के सिर्फ 20% लोग सिर्फ 20% मेहनत करके बाकी 80% लोगों के इक्वल पैसा कमा लेते हैं, उससे कहीं ज्यादा कमा लेते हैं, सबका मिला के अकेला कमाता है। ठीक है, मतलब ज्यादातर सक्सेस 20% मेहनत करके मिल सकती है, 80% मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप डेली जो कपड़े वियर करते होंगे वो 20% कपड़े ऐसे होंगे जो आप 80% टाइम पहनते होंगे, और 80% पोर्शन जो है क्लॉथ जो वियर करते होंगे वो आप ओनली 20% यूज करते होंगे। आपका जो, यदि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की भी हम बात करें, आप घर में तमाम जो वेजिटेबल्स लेके आते होंगे उसमें से 20% वेजिटेबल्स ही ऐसी होंगी जो ज्यादातर आप यूज करते होंगे और खाते होंगे, और बाकी 80% जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए लाते होंगे किसी एक दिन। होता है। तो बेटा ये 80-20 रेशियो है, एक साइंटिस्ट है परेटो, उन्होंने 80-20 प्रिंसिपल दिया, और उसमें ये कहा है बेटा कि आप अपने लाइफ में सिर्फ 20% एफर्ट लेकर भी 80% रिजल्ट ला सकते हो, और 80% मेहनत करने के बाद 20% भी रिजल्ट नहीं आता। तो मेहनत सही तरीके से करो। हर चैप्टर में 20% पोर्शन ऐसा होता है बेटा जो कंप्लीट चैप्टर का 80% पोर्शन कवर करा के देगा आपका, और कंप्लीट एनसीईआरटी में 20% चैप्टर ऐसे है बेटा जिससे आप 80% रिजल्ट ला सकते हो। ठीक है, कुछ चैप्टर्स को देख लेना आप, और उसको कैलकुलेट करना कि उतने चैप्टर से आपका, मतलब जैसे कि ये मान के चलो कि जैसे कि 4 चैप्टर है जो 50% पोर्शन कवर कर रहे हैं, और बाकी के सारा पोर्शन जो है वो सारे मिला के सिर्फ 50 का कवर कर रहे हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो जब जब आपको लाइफ में सक्सेस वाली बात याद आएगी, तब तब आप परेटो प्रिंसिपल को याद करना। मेहनत तो करनी ही है बेटा, ऐसा नहीं कि नहीं करना है। आप देखो ये चैप्टर हमने जो पढ़े हैं, इस चैप्टर में सारा कुछ अपने पढ़ लिए होंगे, लेकिन इस चैप्टर का जो न्यू है, जो बेस है, जो पिलर की तरह काम करेगा, वो सिर्फ 20% पोर्शन ऐसा है जो आपको कंप्लीट चैप्टर को स्ट्रांग रखने में हेल्प करेगा। तो उस 20% पोर्शन पे मेहनत कर लो, और कंप्लीट एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें 20% जो पोर्शन है उस पर ज्यादा मेहनत कर लो। बाकी तो करनी ही है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ना है, करना तो सारा कुछ है, लेकिन ये इतना जो पोर्शन जो मैं आप लोगों को जो समझा रहा हूँ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमें करना है, एनी हाउ रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। समझे? लास्ट टाइम ये बात निकली थी, बट मैंने नहीं कहा था, कोई तो भी स्टूडेंट आया और वो मुझसे बोला था, ठीक है कि सर वो आप परेटो का कुछ बताने वाले थे बट बताए नहीं, तो अभी याद आ गया तो मैंने बता दिया। समझे? और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक, तो हर चैप्टर में बेटा कुछ कीवर्ड्स ऐसे रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे, जो कंप्लीट चैप्टर को याद रखने में मदद करेंगे, तो ध्यान रखो और उन पे फोकस करो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं, हमको आज चैप्टर स्टार्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन रिपीट करना है, एक्सप्लेन करना है। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन में ये कहा है कि कितने को एंजाइम जो है, को एंजाइम, एक मेन एंजाइम होता है और एक को एंजाइम होता है, कितने को एंजाइम रेड्यूस्ड हो रहे हैं, और वो भी 3 टर्न ऑफ क्रेब साइकिल में। तो क्रेब साइकिल के जब 3 टर्न जब यहाँ पे होते हैं, तो को एंजाइम जो है 3 पॉइंट पे एनएडीएच फॉर्म हो रहा है, तो रेड्यूस हो गया है, और एक पॉइंट पे एफएडी रेड्यूस हुआ है। तो ऐसे क्रेब साइकिल में एक टर्न होगा तो 4 बार होते हैं, और 3 टर्न लेंगे तो 4 × 3 टोटल 12 होगा। समझा बेटा? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आगे देखिए। ठीक, देखिए बेटा क्वेश्चन ना डिस्कस करने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको थेरिटिकल बेस्ड मिलेंगे। तो मैंने क्या कहा, 80-20 पे हम फॉलो करेंगे, वहां पर भी जो डिस्कशन करने
क्वेश्चन रहेंगे वो मैं क्लास में एमसीक्यू के फॉर्म में आपसे डिस्कस कर लूंगा। बाकी आप लोगों को असाइनमेंट्स मिल जाएंगे और बाकी क्वेश्चन आपको टेस्ट के फॉर्मेट में मिल जाएंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। क्योंकि एक एक क्वेश्चन हम हर दिन यदि डिस्कस करने यहाँ पे बैठ गए तो सिलेबस हो जाएगा बाजू में, और डिस्कशन से हमारा सिलेबस ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको कभी भी कोई भी डाउट आते हैं और टाइम यदि आपको बचाना है तो कोशिश करो कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट क्लियर कर लो। मैंने वो फैसिलिटी दिया हूँ आपको। कभी भी आप कॉल कर सकते हो, कभी भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ क्लास में नहीं रहूं उस टाइम पे। यदि अभी किसी का कॉल आ रहा है और मैं क्लास ले रहा हूँ तो उस टाइम पे फोन रिसीव नहीं करूंगा। ठीक है, या मैं ड्राइविंग पे हूँ तो उस टाइम पे रिसीव नहीं करूंगा। लेकिन उसके अलावा बाकी कोई भी टाइम यदि फ्री है तो आप मुझसे टाइम ले लो कि सर किस टाइम पे हम कॉल करें, या फिर कॉल का टाइम नहीं मिल रहा तो आप अपने क्वेश्चन जो क्वेरी है वो आप मुझे मैसेज कर दो। सभी के पास नंबर है मेरा, नहीं है तो अभी ग्रुप में जो लिंक पोस्ट हुई होंगी जिस नंबर से, वो मेरा नंबर है, उस पर आप मुझे टेक्स्ट कर दो। जिससे होगा ये कि हमारा जो क्लास का जो टाइम है वो बच जाएगा और जो हमारा थ्योरी पोर्शन है वो स्ट्रांग हो जाएगा। थ्योरी स्ट्रांग हुई तो आपका एमसीक्यू स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी के बाद एमसीक्यू आपको एक बार सॉल्व कर लेना है जहां से भी आप कर रहे हो। जहां पे भी डाउट आता है वो आप मुझसे पूछ लो। ठीक है, ज्यादातर तो होता ही ये है कि आपके क्लास के बाद मेरा दूसरा क्लास है और उस बीच में आप क्लास के बाहर क्वेश्चन पूछोगे तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ गए हो बेटा? हाँ, यदि क्लास नहीं है, टाइम यदि परफेक्ट है तो मैं आपको वो भी समझा दूँ। हाँ, लेकिन एक और चीज, यदि आपको विद द हेल्प ऑफ कॉलिंग, विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज, तो पहले पूछ लो, फिर प्रॉब्लम आई तो टेक्स्ट कर दो कि सर प्लीज कल ये मुझे क्लास में एक्सप्लेन कर दो। तो जैसे ही मैं क्लास में एंट्री करूंगा, स्टार्टिंग का टाइम लेकर के 5 से 10 मिनट में वो पार्ट में आपको समझा दूंगा। पॉसिबल हुआ तो, या फिर मैं बोलूंगा बेटा ठीक है एक काम करना है, क्लास के बाद मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे दूंगा, थोड़ा 5 मिनट पहले क्लास जो है कंप्लीट कर दूंगा और बीच में 5 मिनट का आपके लिए टाइम रख लूंगा। या उसके बाद मेरा लेक्चर नहीं है तो मैं आपको फुल टाइम दे सकता हूँ। तो ये ऑप्शन रहेंगे। और एक और चीज, कभी भी किसी भी क्वेश्चन के मुझसे आंसर पूछने के लिए नहीं आना कि सर इसका आंसर क्या है। बहुत से लोगों की हैबिट रहती है। ठीक है बेटा, आंसर ऑलरेडी बेटा जहां से आपको क्वेश्चन मिला है, जहां से भी मिला है तो उसमें आपको आंसर दिया हुआ है। अब एमसीक्यू सॉल्व करोगे किसी ना किसी पब्लिकेशन वाली बुक से, क्या उसमें आंसर नहीं था? यदि मैंने आपका कोई टेस्ट दिया हूँ या असाइनमेंट दिया हूँ और आंसर की मैंने प्रोवाइड किया हूँ तो क्या उसमें आंसर नहीं था? था। और यदि आंसर था तो आपको एक्चुअली उसमें डाउट क्या है वो डाउट लेके मेरे पास आना कि सर ये हमको डाउट है, ये समझ में नहीं आ रहा है। समझ गए? थोड़ा सा अपने डाउट पे स्टडी भी करो। ठीक है, पूछो, बाकी हर चीज के लिए मैं हूँ, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चंस भी लेके आओगे और पूछेंगे कि सर इसका आंसर बता दो। ठीक है, भले आंसर तो मैं बता भी दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन ऑल योर सॉल्यूशन, मतलब ऑल टाइप की प्रॉब्लम में सॉल्व भी कर दूंगा। लेकिन बेटा ऐसे में आपका और मेरा टाइम वेस्ट होगा। समझ गए? ठीक, तो ऐसा नहीं करो। आपको सही में कहाँ पे डाउट है उसके लिए आप आओगे तो रियल में बेटा आपको मजा आएगा। और आप अपने डाउट पे स्टडी करके आ रहे हो कि सर हमको यहाँ पे ये डाउट है और ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो ज्यादा और अच्छे से आपके सॉल्व होंगे। क्योंकि उसमें मैंने थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, एग्जामिनर आपके किस टाइप की अप्रोच को सॉल्व करने वाले जो क्वेश्चन दे रहा है ना, तो उसमें आपके कौन से लेवल को चेक करना चाह रहा है, वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के पास रहेंगे। उस क्वेश्चन का डाउट क्या है वो बताओ। हाँ, हो सकता है कि सर क्वेश्चन ही नहीं समझा, हो सकता है ऑप्शन ही नहीं समझा, या फिर उसका रिलेशन नहीं समझा, या उसका कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, ऐसे डाउट हो सकते हैं। ठीक है, बट ये नहीं हो सकता कि सर ये क्वेश्चन इसका आंसर क्या है, ये क्वेश्चन इसका आंसर क्या है। ठीक है, ये नहीं हो सकता। समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो गया? ठीक है, एक और क्वेश्चन देख ले, एक और क्वेश्चन देख ले बेटा। हाँ, तो अभी बताएंगे मुझे, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ मेटाबॉलिक वाटर produced by electron transport system are produced in glycolysis in the absence of oxygen? सिर्फ हैंड रेस करना है, ओनली हैंड रेस। कितने लोगों को आंसर आ रहा है? ऑप्शंस नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन ये है बेटा कि कितने वाटर मॉलिक्यूल जो है प्रोड्यूस होंगे जब ग्लाइकोलाइसिस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक के जब कंप्लीट होता है। ठीक है, तो वहां पे उसने क्या कहा है वो भी सुन लो। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, उसको ब्रैकेट में दिया है,
आर प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलाइसिस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ। बाकी। हाँ। हाँ। यार देखो, आंसर ऐसे होने चाहिए कि बिना ऑप्शन के भी आ जाए। ठीक है। मुझे बताओ बेटा, मेटाबॉलिक वाटर की बात हो रही है और ऑक्सीजन है ही नहीं। जब ऑक्सीजन है ही नहीं, वो कुछ भी रहे, क्वेश्चन में कीवर्ड को सुनो ना, मेटाबॉलिक वाटर की बात हो रही है और ऑक्सीजन है ही नहीं। अब समझ में आ गया होगा। जीरो। समझे? क्या हो गया? जीरो आएगा ना। चलो, तो आगे से इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। तो देखिए, जो भी डिस्कशन करने लायक क्वेश्चन रहेंगे वो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे टाइम मिलते जाएगा वैसे वैसे करेंगे। ठीक है। और बाकी हम लोग जो थ्योरी है वो भी देखते जाएंगे। तो हर दिन में भी कोशिश करेंगे कि हर एक चैप्टर के बाद हमको बीच बीच में जब भी टाइम मिलते रहा, 5-5 मिनट या 10-10 मिनट, ठीक है, एटलीस्ट 5 मिनट्स भी मिला तो उस 5 मिनट्स में 1 से 2 क्वेश्चन भी हमारे यदि डिस्कस होते हैं तो वो हम ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा। और क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जैसे कि कभी भी मैं आपसे इसी तरह से क्लास में क्वेश्चन पूछते जाऊंगा। ठीक है। अब जैसे हमारा ये एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो ये चैप्टर से रिलेटेड आने वाले इस वीक में मैं कभी भी किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, किसी से भी। अभी ग्रुप में पूछा हूँ, मैं आगे किसी से भी पूछ सकता हूँ। इसलिए आपको क्या है, चैप्टर को रिवाइज करना। मैं सिंपल टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ आपसे, तो चैप्टर को रिवाइज करते रहना है। ओके। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट का देख लेते हैं रिस्पॉन्स, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है बेटा। ठीक है। क्वेश्चन समझो, और वहां पे ईटीएस भी कहा है क्वेश्चन में। ओके। किसी को ईटीएस जो है बेटा वो रिवाइज करवाना था, मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, फिर फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं। ठीक है। देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी इनर मेम्ब्रेन जो होती है यहाँ पे होता है। इनर मेम्ब्रेन में कुछ कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है। तो जितने भी बेटा वो जो को एंजाइम जो रेड्यूस हुए थे, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म मींस ऑक्सीडाइज होंगे। एनएडी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा और एफएडी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। जब ये को एंजाइम जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो इनसे एनर्जी रिलीज होंगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हेल्प से ये आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हेल्प से जब ये आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से फाइनली हर एक स्टेप के बाद एनर्जी लेवल जो है वो क्या होता है, डाउन होता है। और हर एक स्टेप के बाद जब एनर्जी लेवल जब डाउन होता है तो हर एक स्टेप में ये अपने H+ जो है वो क्या करते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के स्पेस में जो है वो पंप कर देते हैं। तो यहाँ पे पहला जो कॉम्प्लेक्स जो होता है, कॉम्प्लेक्स 1, जिसे कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है इसे कहते हैं FADH या फिर सक्सीनेट, क्या चाहिए बेटा, डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स 3 जो होता है साइटोक्रोम C रिडक्टेज, जिसे साइटोक्रोम इसमें आता है B और साइटोक्रोम आता है C1। फिर आता है कॉम्प्लेक्स 4, जिसे कहते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, जिसमें साइटोक्रोम A और A3 आता है। और कॉम्प्लेक्स 5 जो होता है ये होता है ATP सिंथेस। तो ये 5 कॉम्प्लेक्स की हेल्प से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है। कॉम्प्लेक्स 5 का काम क्या है बेटा, जितने भी यहाँ पे ये H+ आए हैं तो ये चैनल की तरह काम करेगा। और जब ये यहाँ से बाहर जाता है तो ये कैटालिटिक रोल प्ले करता है F1 पार्टिकल। ये होता है F0 चैनल है, F1 कैटालिटिक साइट होती है, जिससे एनर्जी प्रोटॉन के ट्रांसपोर्ट होने से रिलीज होती है और इसकी वजह से ही यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता है। ठीक है। इसमें कोई पार्ट नहीं समझा होगा तो पूछ लो, या क्या आप ब्रीफ चाह रहे थे वो पूछ लो। हाँ बेटा बोलो। हाँ।
हाँ बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे UQS2 कैसे है एक्चुअली बेटा, यहाँ पे यूबी क्यूनॉन है पहले से, इधर से इलेक्ट्रॉन ले ले, यहाँ से प्रोटॉन भी ले, ये पहले ऑक्सीडाइज और हाइड्रोजन को लेकर के फिर ये अपना है तो पंप कर देता है, तो नॉर्मल स्टेट में वापस चला जाता है। तो इस तरह से ये मोबाइल प्रोटीन है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक साइटोक्रोम सी है, ये भी मोबाइल है। अब यहाँ पे जनरली ये वाला पार्ट में आपको याद रखने में प्रॉब्लम आता है, तो मैंने कल आपको समझाया था कि NADH जो है ये 3 ATP प्रोड्यूस करता है और FADH 2 ATP प्रोड्यूस करता है, तो 2 ATP का नंबर 2 दे दो और ये सबसे ज्यादा जो है उसको टॉप पे दे दो, ठीक है। फाइनल जो एटीपी सिंथेसिस होती है वो एटीपी सिंथेस है, और फाइनल मींस 5, 5, 5 का फाइनल आप इसको ये नंबर दे दो। बीच का स्पेलिंग ऐसा होता है BICH, तो साइटोक्रोम BC1 जो दोनों के बीच में है, दो ऊपर और दो नीचे, तो दोनों के बीच में आएगा कॉम्प्लेक्स 3 जो बीच में रहेगा, समझ गए। और बचाएगा आखिरी, उसकी जगह तो आप याद रखोगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के नंबर के साथ भी आपको क्वेश्चंस आ सकता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया बेटा। तो ये है क्या चीज, हमारा ATS। ओके, और किसी को कुछ पूछना है इस चैप्टर से तो पूछ सकते हो बेटा, नहीं तो फाइनली हम आगे बढ़ेंगे और फोटोसिंथेसिस जो है वो अभी हम देखेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट, अब आप लोगों के तरफ भी आ रहा हूं मैं, आपके कुछ क्वेरीज है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से रिस्पॉन्स करो बेटा। नहीं बेटा ऐसा कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग पार्थ,